स्वागत। आज हम कुछ ऐसे विचारों की गहराई में उतर रहे हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देंगे। ये विचार एक खास दार्शनिक नजरिए से निकले हैं और ये नारीत्व, प्रेम, रिश्ते, यहाँ तक कि हमारी अपनी पहचान, इन सब पर सवाल उठाते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारा इरादा है कि इन जटिल, कभी-कभी तो चौंकाने वाले विचारों को खोलें, जैसे कोई पहेली सुलझा रहे हों। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये नजरिया हमारी जानी पहचानी सोच को कैसे चुनौती देता है, कैसे एक एक अलग खिड़की खोलता है दुनिया को देखने की। बिल्कुल। और ये नजरिया जो है वो आध्यात्मिकता और समाज की जो समझ है, उसका एक बड़ा अनूठा संगम है। ये हम्म। हमें सतही जवाबों से आगे बढ़कर जीवन के रहस्यों को सिर्फ तर्क से नहीं, बल्कि अनुभव से महसूस करने को कहता है। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इन अलग-अलग धागों को पकड़ते हैं, फिर देखते हैं कि ये मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं। कोशिश रहेगी कि बात सीधी और दिलचस्प हो। हाँ, पर एक बात शुरू में ही साफ कर देना जरूरी है। बताइए। ये विचार अक्सर उत्तेजक हैं, हम्म। सीधी टक्कर लेते हैं परंपरागत सोच से। हाँ, वो तो है। तो इनमें व्यक्तिगत व्याख्या की बहुत गुंजाइश रहती है। हम्म। हमारा काम बस इन विचारों को जस का तस बिना अपनी राय मिलाए सामने रखना है। समझ गई। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं नारीत्व की, और ये जो लिंग भेद का मुद्दा है। इस नजरिए में एक बड़ी दिलचस्प लाइन है, नारियों को समझने की कोशिश मत करो, उससे प्रेम करो। हाँ। ये क्या मतलब हुआ इसका? क्या कुछ चीजें दिमाग से परे हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही। ये इशारा है कि जीवन के कुछ गहरे सच है ना, जैसे प्रेम है या सौंदर्य, वो विश्लेषण से पकड़ में नहीं आते। हम्म। उनको समझने की कोशिश में उनका सार ही खो जाता है। हम्म। उन्हें जीना पड़ता है, महसूस करना होता है। अनुभव पहले, तर्क बाद में। अच्छा, और ये लिंग भेद के बारे में क्या कहता है? ये जो फर्क हम देखते हैं पुरुषों और महिलाओं में, हम्म। ये कुदरती हैं या समाज की देन? ये सवाल बहुत गंभीरता से उठाया गया है। ये नजरिया पूछता है कि जिसे हम मर्द का स्वभाव या औरत का स्वभाव कहते हैं, हाँ। उसमें कितना असली कितना बायोलॉजिकल है और कितना हजारों सालों की कंडीशनिंग, कंडीशनिंग, हाँ। यानी जो समाज ने सिखाया, परवरिश ने सिखाया, उसका नतीजा है। हमें सिखाया गया है कैसे सोचना है, कैसे महसूस करना है, और वो सीख इतनी गहरी बैठ गई है कि हम उसे ही अपनी असली प्रकृति मान लेते हैं। आपने कंडीशनिंग की बात की, ये तो बहुत जरूरी लगता है। क्या ये हमारे सोचने के तरीके पर भी असर डालता है? वो दिमाग के दो हिस्सों वाली बात भी मैंने कहीं पढ़ी थी इसी बारे में। बिल्कुल। ये नजरिया मस्तिष्क के दो हिस्सों की बात करता है, दायां और बायां गोलार्ध जिसे कहते हैं। हाँ, हेमिस्फेयर्स। हाँ, तो जो दायां हिस्सा है वो इंट्यूशन, कल्पना, कला, आध्यात्मिकता, इन चीजों से जुड़ा है। उसे अक्सर स्त्री गुणों से जोड़ा जाता है। अच्छा। तो बायां हिस्सा वो लॉजिक, रीजन, साइंस, प्रैक्टिकलिटी, इसे आमतौर पर पुरुष गुणों से, पर यहाँ ये नहीं कि औरतें सिर्फ दायां और मर्द सिर्फ बायां हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। नहीं नहीं, वो तो नहीं। नहीं, नहीं। बल्कि ये कि समाज ने, इतिहास ने जाने अनजाने महिलाओं को दाएं हिस्से वाले गुण और पुरुषों को बाएं हिस्से वाले गुण विकसित करने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित किया है, या कहीं मजबूर किया है। तो तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो असली स्त्री स्वभाव है, वो आक्रामक या कॉम्पिटिटिव नहीं है, जैसा आजकल कभी-कभी लगता है? इस नजरिए से देखें तो हाँ, असली स्त्री सार जो है वो गैर प्रतिरोध में है, ग्रहणशीलता में, एक तरह की सहजता, ग्रेस जिसे कहते हैं। ग्रेस, अनुग्रह। हाँ, अनुग्रह। जैसे नदी बहती है ना, बहाव के साथ, वैसा। लहरों से लड़ना नहीं। ये पुरुषों की दक्षता, काम पूरा करने की काबिलियत, और महिलाओं के अनुग्रह होने की जो सहज सुंदरता है, उसमें फर्क करता है। पर इसका ये नहीं कि महिलाएं कमजोर हैं या पैसिव हैं। नहीं नहीं। नहीं, बल्कि उनकी शक्ति एक अलग तरह की है, ये उस तरफ इशारा है। ये समझना वाकई दिलचस्प है कि कंडीशनिंग कैसे हमारे बर्ताव को, शायद हमारी पहचान तक को बना देती है। चलिए, अब इसी समझ को आगे बढ़ाते हैं, प्रेम, रिश्ते और विवाह पर। इस पर तो बड़े ही अलग विचार हैं, कुछ तो सच में चौंकाने वाले। जैसे प्रेम को राजनीतिक संबंध कहना, ये क्या बात हुई? हाँ, ये सुनने में एकदम से चौंकाता है। यहाँ राजनीतिक का मतलब है पावर का खेल, कंट्रोल और अधिकार की लड़ाई। अच्छा, पावर प्ले। बिल्कुल। ये नजरिया कहता है कि अक्सर जिसे हम प्रेम समझ बैठते हैं, वो असल में एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश होती है। अपनी इच्छा थोपना, दूसरे को अपनी प्रॉपर्टी समझना, ये सब। ये प्रेम का सबसे निचला, सबसे कच्चा रूप है। तो फिर सबसे ऊंचा रूप क्या है प्रेम का? सबसे ऊंचे स्तर पर
प्रेम सिर्फ एक एहसास नहीं है, वो चेतना की एक अवस्था है, एक होने का ढंग है। होने का ढंग? हाँ, वो किसी पर निर्भर नहीं करता, वो आपके अंदर से उठता है, जैसे कोई फूल खिलता है। वो आज़ादी देता है, बांधता नहीं। वो दूसरे के एकाकीपन का भी सम्मान करता है। और शायद यही आज़ादी वाली बात शादी की आलोचना से जुड़ती है। मैंने पढ़ा कि इसे मनुष्य द्वारा आविष्कृत सबसे बदसूरत संस्था तक कहा गया है। ये तो बहुत ही कठोर बात है। हाँ, कठोर तो है और जानबूझकर उत्तेजक भी है। इसके पीछे तर्क ये है कि प्रेम आज़ाद है, उसे किसी कानूनी या सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट में बांधा नहीं जा सकता। हम्म। जैसे ही आप प्रेम को शादी के बंधन में डालते हैं, उसकी सहजता, उसका वो बहाव खत्म हो जाता है। वो एक ड्यूटी बन जाता है, एक जिम्मेदारी। इस नज़रिए से सच्चा प्यार और शादी साथ नहीं चल सकते, क्योंकि शादी सुरक्षा मांगती है, ठहराव मांगती है, जबकि प्रेम तो रोमांच में जीता है और निश्चितता में। तो फिर रिश्तों का आधार क्या हो अगर शादी नहीं? दोस्ती और स्वतंत्रता। दोस्ती और स्वतंत्रता। हाँ? एक ऐसा रिश्ता जहां दो लोग एक दूसरे की इज्जत करें, बदलने की कोशिश ना करें और एक दूसरे को बढ़ने की पूरी आजादी दें। ये अधिकार जताना जो पॉसेसिवनेस होती है, हाँ, पॉसेसिवनेस। ये उसके बिल्कुल उलट है। सच्चा संबंध दूसरे की प्राइवेसी और आजादी का सम्मान करता है, जबकि अधिकार जताना उसे खत्म कर देता है। लेकिन कई बार लोगों के लिए जुड़ना मतलब रिलेट करना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्या इस पर भी कुछ रोशनी डाली गई है? हाँ, इस पर भी बात हुई है। अक्सर ये मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि हम अपने अंदर कहीं एक खालीपन महसूस करते हैं और डरते हैं कि अगर किसी के ज्यादा करीब गए तो वो खालीपन या हमारी कमजोरियां वो सामने आ जाएंगी। अच्छा, उजागर होने का डर? हाँ, हम सब नकाब पहनकर जीते हैं ना, तो डर लगता है कि कोई असली चेहरा ना देख ले। हम्म। और ये अकेलापन और एकाकीपन में क्या फर्क बताया गया है? सुनने में तो एक जैसे लगते हैं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। अकेलापनी यानी लोनलीनेस एक नेगेटिव स्टेट है। हाँ, नेगेटिव आनंद लेना। जो एकाकी है वो दूसरों से जुड़ सकता है, पर जरूरत की वजह से नहीं, बल्कि अपना आनंद बांटने के लिए। यौनता के बारे में भी कुछ अलग बातें हैं, जैसे महिलाओं की क्षमता और अंतरंगता का डर। हाँ, यौनता सेक्सुअलिटी पर भी खुलकर बात की गई है। जैसे महिलाओं की मल्टीपल ऑर्गेज्म की क्षमता का जिक्र है, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। हाँ। फिर अंतरंगता के डर की बात है कि लोग सेक्स तो आसानी से कर लेते हैं, पर इमोशनली जुड़ने से, इंटीमेट होने से डरते हैं। और सबसे जरूरी, ऑर्गेज्म को सिर्फ शारीरिक सुख नहीं माना गया है, बल्कि उसे आध्यात्मिक विकास और ऊर्जा के रूपांतरण का एक जरिया माना गया है। यहाँ भी शादी जैसी संस्थाओं की आलोचना है जो यौन ऊर्जा के सहज बहाव को रोकती हैं। लेकिन क्या शादी हमेशा ही नेगेटिव होती है? क्या वो स्थिरता और एक सम्मान वाली साझेदारी नहीं दे सकती? ये एक जायज सवाल है, और जैसा कि इस नजरिए के क्रिटिकल एनालिसिस में भी माना गया है हाँ। कि शादी अगर आपसी सम्मान, दोस्ती और आज़ादी पर टिकी हो तो वो स्थिरता और सहारा दे सकती है। लेकिन इस विचार का जो मूल जोर है वो प्रामाणिकता पर है, ऑथेंटिसिटी पर। ऑथेंटिसिटी। हाँ, चाहे आप शादी में हो या बाहर, रिश्ता सच्चा हो, बिना नकाबों के हो, जोर बाहरी ढांचे पर कम, अंदर की सच्चाई पर ज्यादा है। प्रामाणिकता। ये बात मुझे अगले मुद्दे पर लाती है, मुक्ति, दर्द और रचनात्मकता। ये जो विमेन्स लिबरेशन मूवमेंट है, नारी मुक्ति, इस पर भी इस नजरिए में कुछ कहा गया है ना? हाँ, और यहाँ भी एक खास पहलू है। ये कहता है कि सच्ची नारी मुक्ति पुरुषों की नकल करने में नहीं है या उनसे कंपटीशन करने में नहीं है। अच्छा। अगर औरतें सिर्फ मर्दों जैसी बनने की कोशिश करेंगी तो वो अपनी असली पहचान ही खो देंगी। सच्ची मुक्ति है अपनी सहज स्त्री प्रकृति को खोजना और उसे जीना, जो पुरुषों से अलग है और अपने आप में पूरी है। और दर्द के अनुभव के बारे में, खास तौर पर महिलाओं ने जो ऐतिहासिक दर्द सहा है, उसके बारे में। दर्द का जो विषय है उस पर यह नजरिया बहुत संवेदनशील है। ये मानता है कि महिलाओं ने इतिहास में बहुत दर्द सहा है, शारीरिक भी, मानसिक भी। लेकिन ये दर्द को स्वीकार करने और उसे ग्लोरीफाई करने, मतलब उसका महिमा मंडन करने में फर्क करता है। अच्छा, क्या फर्क है? फर्क ये है कि जो दर्द दूसरों ने दिया है, सामाजिक अन्याय, जुल्म, बंधन, उसके खिलाफ क्रांति जरूरी है, विद्रोह जरूरी है। उसे चुपचाप सहना या अपनी किस्मत मान लेना गलत है। वो कांटों वाले रास्ते वाला उदाहरण शायद यहीं फिट होता है। बिल्कुल। अगर आपके रास्ते में कांटे समाज ने बिछाए हैं तो उन पर चलकर दर्द सहना कोई बहादुरी नहीं है। हाँ। बहादुरी है उन कांटों को हटाने के लिए लड़ना। ये खुद चुने हुए दर्द, जैसे किसी साधना का दर्द, और थोपे गए दर्द, जैसे गुलामी का दर्द,
इनमें साफ फर्क करता है। थोपे गए दर्द के खिलाफ विद्रोह एक जरूरत है। क्या इसका कोई ऐतिहासिक उदाहरण भी दिया गया है? हाँ, वो विच ट्रायल्स का जिक्र आता है, डायन प्रथा। ओ हाँ। उसे एक ऐसे भयानक दौर की तरह देखा गया है जहां समाज ने आजाद सोच वाली, ज्ञानी और शक्तिशाली औरतों को डायन कहकर खत्म करने की कोशिश की। ये असल में स्त्री ऊर्जा और उसके ज्ञान को दबाने का एक क्रूर तरीका था। ये तो बहुत गंभीर बात है। और क्या ये मुक्ति सिर्फ महिलाओं के लिए है? नहीं, ये नजरिया मानता है कि पुरुषों और महिलाओं की मुक्ति एक दूसरे से गहराई से जुड़ी है। अच्छा, कैसे? जब तक औरतें गुलाम हैं, मर्द भी असल में आजाद नहीं हो सकते, क्योंकि गुलामी का रिश्ता तो दोनों तरफ बोझ डालता है ना। सच्ची आजादी तभी आएगी जब दोनों लिंग अपनी अपनी कंडीशनिंग से आजाद हों। और इस मुक्ति का रचनात्मकता से, क्रिएटिविटी से क्या लेना देना है? लेने देना बहुत गहरा है। तर्क यह है कि ऐतिहासिक रूप से महिलाओं की जो क्रिएटिव एनर्जी है, वो मुख्य रूप से बच्चा पैदा करने और पालने में ही लगी रही। हाँ, मातृत्व में। हाँ, मातृत्व अपने आप में एक सृजन है, बिल्कुल है, लेकिन समाज ने अक्सर उसे ही उनकी एकमात्र क्रिएटिव भूमिका बना दिया। ये मानता है कि महिलाओं में अद्भुत रचनात्मक क्षमता है, कला, संगीत, विज्ञान, हर फील्ड में। जब महिलाएं सिर्फ बच्चा पैदा करने वाली भूमिका से मुक्त होंगी, तो उनकी ये विशाल रचनात्मक ऊर्जा नए नए तरीकों से बाहर आएगी। लेकिन दर्द के बारे में जो क्रिटिकल व्याख्या है, क्या वो ये नहीं कहती कि दर्द सिर्फ सामाजिक नहीं होता? हाँ, वो विश्लेषण ये भी जोड़ता है कि दर्द की प्रकृति बहुत जटिल है। उसे सिर्फ सामाजिक उत्पीड़न तक सीमित नहीं कर सकते। जीवन में व्यक्तिगत अस्तित्वगत दर्द भी होते हैं जिनका सामना सबको करना पड़ता है। ये नजरिया मुख्य रूप से उस दर्द पर फोकस करता है जिसे बदला जा सकता है, जिसे खत्म किया जा सकता है। चलिए अब मातृत्व और परिवार पर आते हैं। मातृत्व को यहाँ कैसे देखा गया है? मातृत्व को एक बहुत बड़ी, शायद सबसे बड़ी जिम्मेदारी माना गया है। सबसे बड़ी? हाँ, लेकिन पारंपरिक तरीके से नहीं। यहाँ माओं के लिए कुछ क्रांतिकारी सबक हैं। पहला, बच्चे पर अधिकार मत जमाओ। वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक आजाद आत्मा है। नॉन पॉसेसिवनेस। बिल्कुल। दूसरा, बच्चे का गहरा सम्मान करो। उसे एक नासमझ चीज की तरह नहीं, बल्कि एक व्यक्ति की तरह देखो, लगभग एक एडल्ट की तरह। उसकी भावनाओं, उसके विचारों का सम्मान करो। अच्छा। और तीसरा, उस पर समाज के बनाए नियम और नैतिकता थोपने के बजाय उसे प्रकृति के अनुसार सहज रूप से बढ़ने दो। उसे कंडीशन करने की कोशिश मत करो। ये तो परवरिश के जो पारंपरिक तरीके हैं उनसे बिल्कुल अलग है। और परिवार के बारे में क्या? पारंपरिक परिवार की यहाँ बहुत तीखी आलोचना है। उसे एक पुरानी, सड़ी गली और नुकसानदेह संस्था माना गया है। ओह। तर्क यह है कि परिवार अक्सर बच्चों पर अपनी अधूरे सपने, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी मान्यताएं थोपता है। इससे उनका नेचुरल विकास रुक जाता है। इसे अक्सर मानसिक दिक्कतों, न्यूरोसिस की जड़ माना गया है, क्योंकि ये व्यक्ति की आज़ादी को दबाता है। तो अगर पारंपरिक परिवार नहीं, तो फिर विकल्प क्या है? विकल्प के तौर पर कम्यून का आइडिया दिया गया है। कम्यून? हाँ, एक ऐसा समुदाय जहां बच्चे किसी एक माँ बाप के नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के हों। उन्हें बहुत सारे माता पिता, बहुत सारे अलग अलग तरह के लोगों का प्यार और असर मिले। अच्छा। इससे वो किसी एक परिवार की संकरी सोच या कंडीशनिंग बनने से बचेंगे। उन्हें अलग अलग नजरिए मिलेंगे और वो ज्यादा आजाद और खुले विचारों वाले बन सकेंगे। ये फिर से वही स्वतंत्रता बनाम कंडीशनिंग वाली बहस पर लौट आता है। ये कम्यून वाला आइडिया तो बहुत ही क्रांतिकारी है। खैर, अब हमारे आखिरी विषयों पर आते हैं, शरीर और ध्यान। शरीर को लेकर क्या नजरिया है? शरीर को यहाँ बहुत बहुत सम्मान दिया गया है। तंत्र का हवाला देकर कहा गया है, शरीर तुम्हारा आधार है। शरीर का अनादर तुम्हें असलियत से दूर ले जाता है। शरीर को सिर्फ एक मशीन या एक टूल नहीं, बल्कि एक रहस्य, एक मंदिर माना गया है। उसके प्रति श्रद्धा, प्रेम और शुक्रगुजार होने की बात कही गई है। शरीर के प्रति श्रद्धा? हाँ, हमें अपनी दबी हुई इंद्रियों को फिर से जगाने की जरूरत है, ताकि हम जीवन के हर स्वाद, हर गंध, हर स्पर्श को पूरी तरह महसूस कर सकें। शरीर से प्रेम करना वो आत्म प्रेम की पहली सीढ़ी है। और ध्यान के बारे में, मेडिटेशन, क्या वो पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग है? नहीं, ध्यान के बारे में साफ कहा गया है कि ये लिंग से परे है। परे है? हाँ, क्योंकि ध्यान का ताल्लुक शरीर या मन से नहीं, चेतना से है। और चेतना न तो पुरुष है, न स्त्री। ध्यान कोई करने की चीज नहीं, बल्कि होने की एक अवस्था है। होने की अवस्था। हाँ। इसका असली सार है विचारों के पार जाना, अंदर एक गहरा सन्नाटा, एक शांति पाना। ये किसी टेक्निक से ज्यादा
एक समझ है। तो शरीर की स्वीकृति और ध्यान ये दोनों जुड़े हुए हैं। हाँ, बहुत गहराई से। जब हम अपने शरीर को स्वीकार करते हैं, उससे प्यार करते हैं, तभी हम उसमें रिलैक्स कर पाते हैं और उसी रिलैक्सेशन में ध्यान की गहराई मुमकिन होती है। शरीर से नफरत या उसे नजरअंदाज करना हमें बाहर की दुनिया में उलझाए रखता है, जबकि शरीर के प्रति सम्मान हमें अंदर की यात्रा पर ले जाता है। तो आज हमने जिन विचारों पर बात की वे वाकई हमें अपनी जड़ों तक सोचने पर मजबूर करते हैं। लिंग की बनी बनाई धारणाओं से लेकर प्रेम और रिश्तों की प्रकृति तक, समाज के ढांचे, बच्चों की परवरिश और यहाँ तक कि अपने शरीर और मन के साथ हमारा रिश्ता, हर चीज पर एक नया, एक चुनौतीपूर्ण नजरिया सामने आया है। बिल्कुल, ये हमें रटे रटाए जवाबों से परे ले जाकर अपने अनुभव, अपनी अंदर की आवाज सुनने के लिए प्रेरित करता है। ये आजादी, जागरूकता और प्रामाणिकता पर जोर देता है। इसने हमें सोचने के लिए बहुत कुछ दिया है। रिश्तों में अधिकार की जगह सम्मान कैसे लाएं, सामाजिक कंडीशनिंग के असर को कैसे पहचानें और उससे कैसे मुक्त हों, अपनी सच्ची रचनात्मकता को कैसे बाहर लाएं। हाँ, और शायद इन सब सवालों का जवाब किसी एक थ्योरी में नहीं, बल्कि जीवन को पूरी तरह जीने में ही छिपा हो। जैसा कि एक जगह कहा गया है, जीवन प्रेम के खिलने का एक अवसर मात्र है। खूबसूरत। या शायद ये लाइन और भी ज्यादा सही बैठती है। सबसे बड़ी समझ ये जानना है कि कुछ भी समझा नहीं जा सकता, कि सब कुछ रहस्यमय और चमत्कारी है। शायद हमें हर चीज को समझने की ये जो जिद है, उसे छोड़कर जीवन के इस रहस्य के प्रति एक विस्मय का भाव जगाना चाहिए। और आखिर में अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इस पूरी बातचीत से उभरता है। हम अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रामाणिकता की खोज को समाज की उम्मीदों और उसके ढांचों के साथ कैसे संतुलित कर सकते हैं? इन क्रांतिकारी विचारों की रोशनी में क्या कोई ऐसा रास्ता मुमकिन है जहां हम अपनी सच्चाई भी जी सकें और समाज का हिस्सा भी बने रह सकें? इस पर सोचिएगा जरूर।